नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम इस वक्त। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है बेहद जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं कि बीबीसी की जो एक डॉक्यूमेंट्री है वो क्या भारत के खिलाफ साजिश है, और क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बिल्कुल सेलेक्टिव हो गए कुछ लोगों के लिए। कुछ मामले में चाहिए, कुछ मामले में नहीं चाहिए। इस पर हम आज खास चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर क्या कुछ हो रहा है, उसका क्या महत्व है, और ये भी बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो केंद्रीय योजनाओं में लूट मची, आपने नोटों के पहाड़ देखे होंगे, तो वहां पर जो वो लूट मची है उस पर अब कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। बात पाकिस्तान की भी करेंगे, जहां आर्थिक संकट तो पहले से चल ही रहा है, अब राजनीतिक संकट भी है। फवाद चौधरी जो इमरान खान की सरकार में सूचना मंत्री होते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इमरान पर भी तलवार लटक रही है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारत के दौरे पर मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोनों देशों के आपसी हितों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बैठक। कई अहम समझौतों पर हो रहे हैं हस्ताक्षर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मिस्र के राष्ट्रपति का स्वागत। राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे अब्दुल फतह अल-सीसी। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। लखनऊ के बिल्डिंग हादसे में बचाई गई एक महिला की मौत। अब तक 14 लोगों को निकाला गया, 3 की तलाश जारी। बिल्डिंग के मालिक और बिल्डर दोनों पर फौरन मुकदमा दर्ज करने के आदेश। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध करने के मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के पुत्र अनिल के एंटनी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। डॉक्यूमेंट्री के विरोध में किए गए ट्वीट को हटाने के लिए पार्टी की ओर से दिए जा रहे दबाव का जिक्र करके छोड़ी पार्टी। और जल जीवन मिशन के तहत देश में 11 करोड़ परिवारों तक पहुंचाया गया हर घर जल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महान उपलब्धि बताया। जमीनी स्तर पर इस मिशन की सफलता सुनिश्चित करने वाले ग्राउंड वर्कर का किया अभिनंदन। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब हम देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज की खास चर्चा, और आज की जो खास चर्चा है वो यही कि क्या भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है या फिर गहरी साजिश है। ये सवाल उठने लाजमी है। गुजरात दंगे पर 21 साल बाद एक बार फिर से बीबीसी की मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत के अमन चैन के माहौल को बिगाड़ने की गहरी साजिश हो रही है। बीबीसी की इस प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को लेफ्ट और कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया है और राजनीतिक हथियार बना लिया है। लेकिन केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी ने इन सभी को आईना दिखाया है। अनिल एंटनी ने डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठाते हुए कहा, भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं से ऊपर कुछ लोगों के विचार को प्रमुखता देना खतरनाक है। डॉक्यूमेंट्री को लेकर कांग्रेस की बढ़ी सक्रियता पर भी अनिल के एंटनी ने सवाल उठाया। अपनी प्रतिक्रिया देने के साथ ही अनिल एंटनी ने आज कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया है। ए.के. एंटनी के पुत्र हैं अनिल के एंटनी। तो वहीं आज कांग्रेस के कार्यकर्ता बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में स्क्रीनिंग कर रहे हैं। बीबीसी की फिल्म ने पीएम मोदी के बारे में सोनिया गांधी की मौत का सौदागर वाली टिप्पणी को काफी तरजीह दी है। लेकिन बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में गोधरा में ट्रेन जलाने की घटना में मारे गए 65 कार सेवकों के बारे में चुप्पी साध रखी है।
अंग्रेजों की साम्राज्यवादी मानसिकता की गुलामी को कुछ लोग भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे रहे हैं, और ये लोग जेएनयू, हैदराबाद से लेकर केरल तक बीबीसी के इस प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हिंसा तक पर उतारू हैं। केरल की कम्युनिस्ट पार्टी के यूथ विंग के बड़े स्तर पर इसकी स्क्रीनिंग करके वोट बैंक साधने की भरपूर कोशिश है। वहीं जेएनयू में भी वामपंथी संगठनों ने इसको लेकर जबरदस्त हिंसा की है। और उधर पश्चिम बंगाल में जाधवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा की 12 साल बाद जेल से रिहाई हुई है, क्योंकि सीएम ममता पर सिर्फ एक कार्टून बनाया था उन्होंने और उन्हें प्रताड़ित किया गया, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला पूरा ब्रिगेड खामोश रहा। 1984 का सिख विरोधी दंगा हो, 75 का आपातकाल हो, ऐसे में बीबीसी को मानवाधिकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच याद नहीं आई। ब्रिटिश सरकार के घृणित कारनामे, बंगाल के अकाल में लाखों लोगों की मौत, बंटवारे में लाखों लोगों की मौत, ये सब बीबीसी के लिए कभी भी विषय नहीं बन पाया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भारत के खिलाफ विदेशों की इन गहरी साजिशों को सभी समझदार लोग तो अच्छी तरह से जानते ही हैं, समझते ही। ऐसे में कोई भी समझदार व्यक्ति तो बीबीसी के इस कुत्सित प्रयास से प्रभावित नहीं होने वाला है। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री अभिव्यक्ति की आज़ादी है या फिर गहरी साजिश, ये सवाल उठ रहा है। और इसी को लेकर जो केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनकी प्रतिक्रिया हम आप लोगों को सुनवाएंगे। तो इस मामले पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि जब भारत ने G20 की अध्यक्षता जिस समय में संभाली है, तो डॉक्यूमेंट्री को उसी समय लाने के लिए क्यों चुना गया, सुनिए। Only after India has assumed the presidency of G20, and why this kind of thing is coming from mindset. Now they see that India is not only united, India is not only democratic, India has not only preserved its freedom, but now India is being viewed as leader of the world. Therefore they are feeling upset. तो ये प्रतिक्रिया राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की थी। और जैसा कि हमने बताया आपको कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अनिल के एंटनी ने 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया था। और क्या कुछ कहा है अनिल एंटनी ने, आइए सुन लेते हैं उनको। I do think that no matter what internal differences we may have, we shouldn't let that be exploited by foreign entities. We shouldn't let that be exploited by external agencies to create division in this country. And I felt that we are going towards that dangerous trajectory, and hence I made a certain tweet. Like I said, in the big picture there is nothing which is different than what the Congress is saying. However, I do feel that we shouldn't let our internal differences be exploited by people from outside, that is all. BBC documentary, I did say that it comes from certain place and we should be a little cautious about it, and it was a very innocuous and observation, I would say. But then sadly what happened is, let's say after that next few hours I had a lot of calls from many places, a lot of text messages saying that I should retract my tweet. And I do think that somebody who, like end of the day, these kind of people, I do feel that from where I come from, I don't think that these are the kind of people I should be working with, and I think this is very disappointing to see where this has reached. This is my personal decision which I had taken after a lot of thought, and I do think this is the best course of action. तो ये अनिल के एंटनी की प्रतिक्रिया आपने सुनी, जो उन्होंने कही है कि किस तरह से हमारे इंटरनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जहां पर समझने की ज़रूरत है वहां समझने की वकालत कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा तक दे दिया। AK एंटनी के पुत्र AK एंटनी पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता। खैर, हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं, और साथ में विवेक श्रीवास्तव जी भी हैं जो कि लेफ्ट लीडर हैं, लेफ्ट नेता हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं शेखर सर के पास बाद में आऊँगा, पहले विवेक जी के पास चलता हूँ। विवेक जी, अनिल के एंटनी कुछ कह रहे हैं कि देखिए इंटरनल डिफरेंसेस हमारे हैं, लोकतंत्र है, होने ही चाहिए, क्यों नहीं होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि लेफ्ट ने और कांग्रेस ने भी इसको तो बड़ा एकदम हाथों हाथ ले लिया है इस डॉक्यूमेंट्री को,
और एक राजनीतिक हथियार बना लिया है विवेक जी। विवेक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा आप अनम्यूट कीजिए तो। जी आ रही है अब। तो ऐसा था सर कि अनिल एंटनी का व्यक्तिगत मामला है, वो पार्टी छोड़े, पार्टी दूसरी पार्टी में जाए, और बीबीसी के इस इशू को उन्होंने सिर्फ एक प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट बनाया है एक अलग करियर चार्ट को कोर्स करने के लिए। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात में देनी ही नहीं चाहिए, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये होता है, तवज्जो नहीं मिल रही होगी अपने लोकल यूनिट्स में तो साहब ब्रेक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन देखिए साहब, इस देश में आपने कश्मीर फाइल्स बनाई, प्राइम मिनिस्टर ने एंडोर्स किया, प्राइम मिनिस्टर ने बोला साहब सबको ऐसी फिल्में देखनी चाहिए, तो तब क्या देश में हेट्रेड या कम्युनल वायलेंस फैलने का डर नहीं था? एंड विवेक अग्निहोत्री कहते हैं साहब मीडिया में आकर के कि मैं 1984 पे भी फिल्म बनाऊंगा, तब क्या कम्युनल हेट्रेड नहीं फैलेगा? क्या लोग जो चीजों को भूलना चाहते हैं उसको नहीं भूल पाएंगे? तो व्हाई ओनली गुजरात प्रोजेक्ट्स? तो मेरा ये मानना है कि फिल्म सही हो या अलग, वो अलग बात है। हर पत्रकार को और हर संगठन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, चाहे आप हैं, अशोक जी हैं, कोई भी हो, कोई भी चैनल, मैंने कल भी मैं मोदी मीडिया शब्द के खिलाफ। चलिए तो फिर विवेक जी, ठीक है उसको परेशान मत करिए, किसी मत करिए। ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, विवेक जी इसी आधार पर आप विवेक अग्निहोत्री, आप ही के नाम के आदमी हैं विवेक अग्निहोत्री, की कश्मीर फाइल्स का भी समर्थन करते हैं क्या इसी तर्क के आधार पर? नहीं, हमने डिस्कस करके उस पर खराब फिल्म बोला। मैं डिबेट में था, मैं और विवेक अग्निहोत्री कई चैनलों में साथ में डिबेट करते थे, मैंने क्रिटिसाइज किया, मैंने बोला यू आर ट्राइंग टू गिव अप हेट्रेड इन द सोसाइटी अगेन। ठीक है, आगे बढ़ने के बजाय आप उसी चीज को रिविजिट करेंगे, 1954 को रिविजिट करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर गुजरात के लोगों में भाई साहब क्यों एक डबल स्टैंडर्ड क्यों सिलेक्टिवनेस आप दिखा रहे हैं? अगर खराब होगी लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अच्छी होगी लोगों को एक्सेप्ट करने दीजिए। ठीक है, फ्रीडम तो दीजिए ना पत्रकारों को। ठीक है, पत्रकारों को फ्रीडम को। अच्छा, लेकिन ये फ्रीडम सेलेक्टिव भी हो सकता है क्या कि गोधरा पर तो कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे? ये सेलेक्टिव भी हो सकता है फ्रीडम? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, फ्रीडम है, आपको गोधरा पे बनानी है, आप बनाइए। गोधरा आपको किसी नहीं, हम बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठा रहे हैं, बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठा रहे हैं, गोधरा का क्यों नहीं जिक्र है? हम जानते हैं गुजरात दंगे की कैसे शुरुआत हुई थी। उसका लॉजिक ये है, पहली चीज, इस देश के अंदर कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो गोधरा की ट्रेन बर्निंग को जस्टिफाई करे। जस्टिफाई गुजरात दंगे को भी कोई नहीं कर रहा। एक मिनट पहली बात तो ये होगी। ठीक है, दूसरी बात ये ये जो फिल्म बनी है, ये इसमें चीफ मिनिस्टर और उस समय की तत्कालीन स्टेट गवर्नमेंट के रोल में, इसमें ये नहीं है कि गोधरा आपके जस्टिफाई हो गए। नहीं, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं, राइट कभी जस्टिफाई नहीं। गोधरा को दिखाने का इसमें कोई सेंस ही नहीं था। गोधरा के साथ दंगे हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने और तत्कालीन राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए, क्या ये डिबेट इसके ऊपर है, मुद्दा ये है। राज्य सरकार ने जो कदम उठाए उस पर 9 साल एसआईटी ने जांच की, उस समय यूपीए की सरकार थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग है वो हमने देखी। आता हूं आपके पास, लौट कर आता हूं, शेखर जी को चर्चा में शामिल करता हूं। शेखर जी, बताइए, ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, अभी जैसे मैं आपको वहां पर ले जाऊंगा, जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बात कही है, G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। भारत, ये कहा जा रहा है, भारत जो है वो ब्रिटेन को पछाड़ करके आगे निकल चुका है अर्थव्यवस्था के मामले में। क्या लगता है कि ये भारत के खिलाफ इस समय बिल्कुल इस तरह की डॉक्यूमेंट्री लाना एक साजिश लगती है? आरिफ मोहम्मद खान साहब जो गवर्नर हैं, उनकी बात में आपको दम लगती है? शेखर सर। ललन जी, पिछले 5-6 दिन में यही सवाल आ रहा है, इस समय क्यों, और इसकी क्या आवश्यकता है, और बीबीसी ने क्यों इसको आउटसोर्स करके किया? ये अपना उनका नहीं है, ये किसी प्रोड्यूसर का लिया बीबीसी ने, और उसको कोई बड़ा खुलासा है, कोई ब्रेकिंग न्यूज टाइप अपने चैनल में नहीं दिखाया। कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि भाई एक नैरेटिव सेट करने के लिए, क्योंकि इस साल 9 राज्य सरकार की चुनाव है, साथ में लोकसभा चुनाव का ये रनअप पीरियड है, और देखिए ज्यादातर डिबेट वो इंडिया में चाहते हैं। देखिए खुल के वैसे कोई भी विपक्ष पार्टी दोबारा गुजरात मुद्दा को उठा सकता है। जो बातें गुजरात चुनाव में नहीं आए इस बार भी, ना पिछले बार आए,
जब कांग्रेस पार्टी जैसे उन्होंने तय भी कर लिया था कि इस इश्यू पर और डिस्कशन नहीं करना है या चुनावी मुद्दा नहीं बनाना है। आपने कहीं देखा 2014 में ये मुद्दा था, 22 में आपके 19 में था, नहीं था। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लग रहा है भाई G20 हो रहा है, कहीं मोदी जी इसमें फायदा ले लेंगे, उनकी लीडरशिप प्रोजेक्शन हो जाएगी। और अगर ऐसा एक नैरेटिव किया जाए जो बीबीसी डायरेक्टली भी नहीं दिखाएगी, अपने चैनलों में भी नहीं दिखाएगी, कि ऐसा शुरू कर दो, बीबीसी का थप्पा लग गया, इंडिया में वैसी डिबेट शुरू हो जाएगी जैसा अभी शुरू हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय में, बाकी जगह में। और इसका कहीं ना कहीं तो कोई एक टूल किट का प्लान लग रहा है ना, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते भाई। ऐसे खुल के आप हर विपक्ष पार्टी स्टार्ट कर सकता है इस पे डिबेट। देखिए बात यह है, गुजरात में जो भी हुआ था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, उससे गुजरात बड़ी कोशिश करके निकली है। आज गुजरात में इतने चुनाव हो गए उसके बाद भी क्या इस चुनाव में कोई डिबेट था? नहीं था। जब गुजरात आगे बढ़ रहा है, देखिए ऐसे कई राइट्स हुए हमारी कंट्री में, हमारी ये मैं तो कहूंगा हमारी जो इंडिया की तो बर्थ राइट्स में शुरू हुई थी। तो देखिए ये सारी तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, लेकिन उसको क्या हम इसे क्योंकि चुनाव हारा है ताकि इससे हम कह दें भाई मोदी की लीडरशिप पे क्वेश्चन अभी करें। और देखिए G20 का मामला दूसरी बात है। देखिए G20 जिस समय हो रहा है, मुझे जो लग रहा है प्लान बड़ा क्लियर है कि भाई फिर ह्यूमन राइट्स वाले सब कहेंगे भाई ऐसा ये देश का प्रधानमंत्री अगर G20 का हेड कर रहे हैं तो बाकी देश के नेता को जाना नहीं चाहिए, बॉयकॉट कीजिए। ये सारे तो एक एक करके प्लान है ना, नहीं तो अभी क्या आवश्यकता है। ठीक है, देखिए आपने शुरू में ललन सिंह जो भी बातें आपने सवाल उठाए ना, जितने सवाल आपने इंट्रो में बताया, वो सारा सवाल का तो आंसर यही है। बिल्कुल, अगर बिना पॉलिटिकल पर्पस ऐसे कोई एकेडमिक डिस्कशन आप क्यों शुरू कर रहे हैं? ठीक है, कई बार हो चुका है, हमारे चैनल बहुत डिस्कस किए पिछले 20 साल में, ऐसे किताबें लिखी गई है इस पे। ठीक है, लौटता हूं विवेक जी, आपने कहा कि देखिए जो अनिल के एंटनी हैं, ये ठीक है, ये उनकी चॉइस है, वो जहां जाएं, जिस पार्टी में रहें, इस्तीफा दें, किसी और को ज्वाइन करें, बात अलग है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक संस्था है, न्यायपालिका है, सब कुछ है, हम उनकी बातों से ऊपर अगर किसी दूसरे की डॉक्यूमेंट्री उसको तरजीह देने लगे तो ये बड़ा खतरनाक होगा। हम चर्चा इस पर नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कहाँ इस्तीफा दिया, कहाँ ज्वाइन करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो बात उठाई है वो बात कितनी दमदार है। हाँ देखिए, अब वो बात अगर उठानी थी तो मैं शेखर साहब से भी अपील करूंगा कि कश्मीर फाइल्स के खिलाफ बोलते प्राइम मिनिस्टर को नहीं एंडोर्स करना चाहिए था। आज देखिए आगे प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, अपोजिशन के भी प्राइम मिनिस्टर है, हम सब सम्मान करते हैं और करना चाहिए, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, अपने कद को क्यों छोटा करते हैं? कोई फिल्म बना रहा है, बनाने दो फिल्म, होने दो, क्यों आप अपना कद छोटा कर रहे हैं? कश्मीर आप विनोद जी, विवेक जी आप बार बार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की कश्मीर फाइल से तुलना कर रहे हैं। मैं आपको दोनों में अंतर बता रहा हूं, मैं आपको दोनों में अंतर बता रहा हूं। कश्मीर फाइल्स में कोई ऐसी घटना बता दीजिए जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने और अदालत ने इनकार किया हो कि यह घटना नहीं घटी है, नहीं घटी है। दूसरी चीज ये कि जो गुजरात दंगे पर ये जो बनाई गई है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, इसमें जो दिखाया गया है उसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल तक सुप्रीम सुनवाई करके उन चीजों को नकारा है। तो आप इन दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं विवेक जी? जी, अब आप देखिए मेरे बात को ध्यान से आप सुनिए। हम सब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमारे देश का सबसे बड़ी अदालत है और उसका फैसला हम सबको मानना चाहिए, माना है। हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया तो इस देश के सभी मुसलमानों से प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक उस फैसले को एक्सेप्ट किया। ये बड़े फख्र की बात है कि हमारे देश की माइनॉरिटीज ने एक बड़ा दिल दिखाया, इसको हमें मानना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें कोर्ट नहीं तय कर सकता। यहाँ देखिए हाँ ठीक है हाँ पूरा। फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, बाबरी मस्जिद में उस समय अशोक सिंघल भी थे, उमा भारती भी थी, आडवाणी जी भी थे, उनसे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके फैसला दे चुकी है। आप सुने तो सर, अब आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी? नहीं ठीक है बोलिए। बाबरी मस्जिद आपने कोर्ट ने तो दे दिया फैसला साहब की नहीं, और किसी को कन्विक्ट नहीं किया, लेकिन लोगों के दिल में ये जितना एक रिलीजियस प्लेस है वो भावना तो रहेगी ना, उसी प्रकार से करके वो आप जिनकी भावना की बात कर रहे हैं उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भावना की बात कर रहा हूँ, जो जिन्होंने कहा राम धर्म अपनाइए और उस
उसके बाद बीजेपी के गोवा के अधिवेशन के अंदर बाकायदा उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री का लौटता हूं आपके पास और लौटता हूं। शेखर जी ये मुझे बताइए, शेखर जी, विवेक जी जो कश्मीर फाइल्स से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की तुलना कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कश्मीर फाइल्स में कौन सी घटना झूठी दिखाई गई है, गलत दिखाई है, वो बताइए। और अगर आप अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की तुलना करें तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्री में क्या क्या गलत दिखाया गया है। शेखर जी। ललित जी देखिए, कश्मीर फाइल्स तो ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट है इसको, मतलब एक कश्मीर में जो पंडितों पर जो हुआ था अत्याचार, जिस तरह मारे गए, उसका पहला डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद है ना पसंद है वो अलग चीज है, वो तो पहली कोशिश है। लेकिन गुजरात मामले में कई फिल्म बन चुके, कई किताबें लिख चुके, कई कमिटी बिल्कुल बिठाए गए। और ऐसे समय में आप क्या चाहते हैं कि भाई एक डॉक्यूमेंट्री ऐसा कर दो, एक सॉफ्ट पुश कर दो, ताकि उसका वीडियो फिर सर्कुलेट होगा, फिर दंगा होने का फिर माहौल बनेगा, फिर सरकार बदनाम होगी, भारत बदनाम होगी, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया जाएगा। ये सारे भाई ये तो बड़ा क्लियर है, ये कोई देखिए कोई भी समझ पाएगा इसका क्या ये कोई बड़ा एकेडमिक डिबेट तो नहीं है ना भाई, वो हो चुका है, फिर क्यों ला रहे हो। लेकिन मुझे सबसे हैरान वाली बात यह है, क्या हमारी विपक्ष के लिए ऐसा एक डॉक्यूमेंट्री जरूरत है ये इश्यू को दोबारा उठाने के लिए? और मुद्दा कुछ नहीं है आपके सरकार के खिलाफ चुनाव के आगे, मतलब दिस इज ओनली रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करता है भाई इसको अभी वही कांग्रेस पार्टी उस दिन राहुल गांधी कह रहे हैं भाई सच को दबा नहीं सकता। भाई 84 राइट्स का क्या हुआ? कभी बीबीसी ने इस तरह डॉक्यूमेंट्री बनाया क्या 84 राइट्स में? वही वो सवाल हमने भी पूछा है, वो सवाल हमने भी पूछा है, वो सवाल हमने भी पूछा, अप्रोच भी सिलेक्टिव है, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, वो सवाल हमने भी पूछा। एक चीज और बताइए शेखर सर, ये बताइए कि 12 साल के बाद प्रोफेसर की रिहाई हुई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन उसके मामले में हमने देखा कि ये जो पूरा का पूरा ब्रिगेड है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लेते हैं अपने नैरेटिव को चलाने के लिए, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। 12 साल बाद उस बेचारे प्रोफेसर को रिहाई मिली है। क्या अपने देश में एक गैंग है जो इन चीजों को लेकर के बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच अपनाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के? और क्या सर, ये तो बिल्कुल सेलेक्टिव है। और क्या, प्रोफेसर को लेकर वो तो अरेस्ट किए गए। मुझे याद है चिदम्बरम के बारे में किसी ने कार्टून या कुछ लिख दिया था पौंडीचेरी में, जब यूपीए सरकार थी, तो उसको भी अरेस्ट किया गया पौंडीचेरी में। ऐसे कई घटनाएं हैं सर। देखिए, जो लोग सत्ता में हैं, जो पॉलिटिकल ये में है, वो कभी नहीं चाहते, हमेशा उस समय फ्रीडम की बात नहीं होती है। आजकल फ्रीडम का मतलब यही है, अगर वो बीजेपी के खिलाफ है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, उस पर अगर कानून के हिसाब से कोई कार्रवाई हो जाए तब तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। देखिए, ये दो मापदंड बहुत समय से चला आ रहा है, लेकिन समय भी आ गया भाई, लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम आज क्या है विपक्ष के लिए, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, जिस चीज को पब्लिक डिबेट चाहते हैं, उसको पब्लिक ने 2014 में रिजेक्ट किया, 19 में रिजेक्ट किया, उनको अब कॉन्फिडेंस नहीं है कि 24 में क्या होगा। यही तो वही तो मूल कारण है, और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन लालचंद जी, एक बड़ी बात है, ऐसे समय में जब देश एक डायरेक्शन पे जा रहा है, जब आत्मनिर्भरता को लेकर कई हो रहे, तो कई ताकतें बाहर से लगी हुई है कि कैसे भारत में फिर दंगा फैला जाए, किस तरह एक डिस्टेबिलिटी आ जाए। बड़ी साजिश है। अवधेश जी भी हमारे साथ, आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश सर, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। आपसे ये खास तौर पर जानना चाहूंगा अवधेश जी कि ये बताइए कि ये क्या होता है कि एक तरफ जो है इस तरह से जेएनयू से लेकर के जादवपुर से लेकर के केरल तक बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हाथों हाथ लिया जा रहा है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में 12 साल तक प्रोफेसर सजा काट करके आए हैं, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये जो सेलेक्टिव नजरिया चला रहे हैं कुछ लोग, इससे ये लगता नहीं है कि ये अपने आप में एक मानसिक दिवालियापन है? अवधेश सर। नहीं, मानसिक दिवालियापन तो शायद छोटा शब्द हो जाएगा। मैं इसको ये कह रहा हूं कि देश में जिस विचार से, जिस व्यवहार से या जिस डॉक्यूमेंट्री से देश में वैमनस्य पैदा हो सकता है, हिंसा पैदा हो सकती है, मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि 2002 से लेके अभी तक जितने आतंकवादी हमले हुए, उनमें अनेक आतंकवादियों ने यह कहा कि भाई हमको तो गुजरात के दंगों की ऐसे वीडियो दिखाई गए जिससे हमारे अंदर गुस्से पैदा हुए और हम आतंकवादी बन के हमला कर रहे हैं। तो अगर इस
तो जो इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले, गुजरात के दंगों को लोग भूल के आ चुका है, उसको फिर से याद दिलाना, उस घाव को कुरेदना, तो देश में बेमनौस हिंसा और आतंक पैदा करने होती है इसमें। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अर्थ क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ आप जानते हैं कि उसके साथ साथ उसी धारा में एक दूसरी बात भी है कि आपके एक्सप्रेशन में क्या क्या शामिल नहीं हो सकता है, जो मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन मेरे लिए इसमें हैरत का कोई विषय नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सच बात। क्योंकि इन शक्तियों से जो लोग ये कर रहे हैं, जिस बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिन लोगों का उसमें स्टेटमेंट है, उनसे आप इससे परे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। इससे परे होता तो मैं इसको अननेचुरल कहता। ठीक है, उम्मीद नहीं कर सकते, सवाल तो उठा सकते हैं ना, सवाल हम उठाएंगे जरूर। ना मैं ये कह रहा हूं कि ये इसी प्रकार से निगेटिव काम कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। हाँ, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन इसका एक दूसरा रूप देखिए, 2002 के बाद से इन सारी शक्तियों ने नरेंद्र मोदी को दंगे का खलनायक साबित करने के लिए लगातार अभियान चलाए देश और दुनिया में। पूरी ताकत लगा दी और नरेंद्र मोदी नामक ये राजनीतिक मजबूत होते होते देश के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, सही बात। तो इस समय ये जो डॉक्यूमेंट्री, आपको लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्री से देश में 8 साल मुसलमानों ने शासन देखा है, जगह जगह राज्य सरकार को देखा है, कल्याण के कार्यक्रम मुसलमानों तक पहुंचे, एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का आप सोचने लगा है कि भैया बीजेपी आरएसएस के बारे में जो कह रहे थे वैसा तो है नहीं, हम तो इस शासन में खुश हैं। तो आपको लगता है कि उसकी विचारधारा पलट जाएगी? और क्या सवाल यहाँ पर है विवेक जी, सवाल यहाँ पर है, वो प्रोफेसर 12 साल बाद रिहा हुए हैं, आवाज उठाई कभी आपने? बिल्कुल, हम कभी आवाज उठाई उसके लिए? ये सेलेक्टिव नहीं, तो ये तो अभी आप कह रहे हैं। आप ये बताइए, आज जेएनयू से लेके जाधवपुर से लेके केरल तक आप मुद्दे को उठा रहे हैं, उन प्रोफेसर साहब के मुद्दे को कभी उठाए आप? मोदी से डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं लड़ सकते। देखिए, उनका इशू भी उठाया गया। हाँ। और यहाँ पर ये कहिए कि अवधेश जी हैं, इनसे पूछिए कि आपने क्या नैरेटिव सेट किया था कश्मीर भाई का। मैं बता देता हूँ कि देखो, कश्मीर के मुसलमान ने कश्मीरी पंडितों को मारा। ये इस्लाम, ये मुसलमान, ये कुरान, ये एंटी नेशनल, एंटी हिंदू है। हाँ। और इसमें कश्मीरी पंडितों के भलाई के लिए पिक्चर नहीं बनाई गई थी। अच्छा, ये नॉन कश्मीरी मुस्लिम्स को मतलब एक बैड लाइट में दिखाने। ये बताइए कि अगर सच्ची घटना का एक छोटा सा हिस्सा अगर दिखाया गया तो आपको लगता है कि वो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? विवेक अग्निहोत्री का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन बीबीसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने उसको एंडोर्स किया है तो प्राइम मिनिस्टर बड़ा दिखाए, मेरे प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए इंडोर्स किया है, प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए इंडोर्स किया है क्योंकि कश्मीर फाइल में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है जिसके खिलाफ की सुप्रीम कोर्ट ने कभी कुछ कहा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी जुड़ने के लिए, और शेखर जी आपका भी, और अवधेश जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और खबर। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर जो है हमारी, वो जुड़ी हुई है
चुनाव आयोग आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी से जुड़ी खबर है, देश आज मनाया जा रहा है देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चुनाव आयोग ने दिया है थीम, वोटिंग से बेहतर कुछ नहीं। ये इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है। हर मतदाता का वोट सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग ने तेज किया है प्रयास। और इसी क्रम में प्रवासी मजदूरों को भी मिल सकता है अपने गृह जिले के लिए वोटिंग का अधिकार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने युवाओं से मतदान के प्रति उदासीनता त्याग कर अपनी वोट की ताकत को समझने की अपील की है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने युवा साथियों से वोट अवश्य डालने की अपील की है। भारत में आजादी के बाद नागरिकों को मिली सबसे बड़ी ताकत, और वो ताकत है चुनाव के जरिए सरकार चुनने का अधिकार। और इसी अधिकार को सुनिश्चित करने और मजबूत करने के लिए मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक बना था, यानी कि इसी दिन भारत में हमारा संविधान लागू हुआ था। और इससे ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को ही हुआ था भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन। तो तभी से साल 2011 से हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के जरिए अधिक से अधिक मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है, वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। और जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपनी तरफ से कुछ बातें रखी हैं, बधाई दी है। पहले उनके ट्वीट को देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने लिखा है, ग्रीटिंग्स ऑन नेशनल वोटर्स डे, इंस्पायर्ड बाय दिस ईयर्स थीम ऑफ नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। May we all work together to future strengthen active participation in elections and strengthen our democracy. I also laud ECI for their efforts in this area. और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहे राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची और अपनी बातें रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारा लोकतंत्र जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे महिलाओं की भागीदारी भी भारतीय लोकतंत्र में तेजी से बढ़ रही है। हमारे संसद के इतिहास में पहली बार दोनों सदनों के मिलाकर महिला सांसदों की संख्या 100 के आंकड़ों को पार करते हुए 115 तक पहुंच गई है। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हमारी बहनें और बेटियां सक्रिय योगदान दे रही हैं। उनकी सक्रियता और संख्या में और अधिक वृद्धि होनी चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दिव्यांगजनों, वयोवृद्ध मतदाताओं तथा ट्रांसजेंडर मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रयास की जा रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज मनाया जा रहा है। ऋषि, राष्ट्रीय मतदाता दिवस में इस बार का जो थीम है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्या कुछ खास इस बार किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द 9 राज्यों में चुनाव हैं और फिर 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है। देखिए लालचंद, जहां तक मतदाता दिवस की बात करें तो ये 13वां मतदाता दिवस है। 2011 में पहली बार ये मतदाता दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। हालांकि चुनाव आयोग की जो भूमिका है देश में, वो सभी जानते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने को लेकर आयोग ने समय समय पर तमाम नए प्रयोग किए हैं, नई चीजों को शुरुआत की है। और जो मतदाताओं के बीच में जो भरोसा उन्होंने स्थापित किया है कि हम वोट डालकर सरकार बदल सकते हैं या सरकार को दोबारा ला सकते हैं, तो उस भरोसे को आयोग ने और ज्यादा विस्तार दिया है। और इस पूरी कड़ी में अगर हम बात करें तो अब आयोग ने जिस तरीके से
आयोग ने दोनों ही जो उनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों ने जो अपने भाषणों में बात रखी, उन्होंने इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की कि जो नए चुनाव सुधार की बात हो रही है और जो नई बातों को शामिल करने की बात हो रही है, उसके लिए वो लगातार निरंतर कानून मंत्रालय के संपर्क में है। हम जानते हैं कि चुनाव आयोग की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कानून मंत्रालय ही है, और इस प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रेस्पॉन्स मिल रहा है और वहां पर जिस तरीके से चीजों को डिस्कस किया जा रहा है, उन्होंने ये उम्मीद व्यक्त की कि आने वाले समय में जो आयोग चाहता है कुछ सुधार, जिसमें से एक महत्वपूर्ण चुनाव सुधार की अगर हम बात करें तो जो घरेलू प्रवासी जो मतदाता हैं उनको वोट डालने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए अभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी हुई। ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटोटाइप मशीन के जरिए दिखाया गया और अब उनसे कहा गया है कि उस पर वो अपनी राय व्यक्त करें। तो ये जो प्रक्रिया है, इन जैसी तमाम अन्य प्रक्रियाएं भी हैं जो कि आयोग रखना चाहता है, और कानून मंत्रालय की तरफ से कानून मंत्री ने भी साफ कह दिया कि ये जितने भी प्रयास हैं इनको पूरी गंभीरता के साथ कानून मंत्रालय उस पर मंथन कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात साफ कही कि राजनीतिक दलों की भूमिका जो लोकतंत्र में है उसमें राजनीतिक दलों के साथ मंथन और उन पर उसकी सहमति बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र में जो मैच्योरिटी है उसमें सबसे बड़ी भूमिका लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों की भी है। आज आयोग ने इस बात को बहुत खुशी के साथ स्वीकार किया कि 40 से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आज उनके वोटर्स डे कार्यक्रम में शामिल हुए। इनसे उन्हें उम्मीद बंधी कि जो आयोग अपनी बातें रख रहा है उसे राजनीतिक दल गंभीरता से ले रहे। तो ये जो मतदाता दिवस को अगर हम आज प्रयासों को आगे बढ़ाने का जो उसमें जो उन्हें अब कुछ सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं, उसकी एक कड़ी के रूप में आज का मतदाता दिवस दिखाई देता है। जी ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के तरफ से भी जो है वो ट्वीट आया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उसमें शिरकत की है। इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर क्या चुनाव आयोग की तरफ से कुछ खास देखने को मिल रहा है? 2011 से इसे खास तौर पर मनाया जा रहा है, अब 10 साल से ज्यादा हो गए, कुछ खास दिखाई पड़ रहा है इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर? देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे जो कि स्वीप के तहत इसमें जो सबसे बड़ा जो पहलू है वो है मतदाताओं को जागरूक करना। इस बार के मतदाता दिवस में मुझे लगता है कि जो कानूनी पहलू हैं जिसमें और ज्यादा विस्तार करके मतदाताओं को सुविधाएं देना और मतदाताओं को वोट डालने की सहूलियत प्रदान करने की जो क्रम है उसको मुझे लगता है कि ये मतदाता दिवस और ज्यादा आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि स्वीप के माध्यम से जागरूकता पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अब मुझे लगता है कि जो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जहां पर मतदाताओं को सुविधाएं देना और उनके अधिकारों को सुदृढ़ करने को लेकर जो प्रयास है उसकी ओर आयोग अब बढ़ना चाहता है। तो उसी कड़ी में जो उन्होंने आज इनवाइट थे, जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया राजनीतिक दलों की तरफ से, और जितने भी पूर्व के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनको भी बुलाया, और पहले भी आते थे, लेकिन इस बार जिस तादाद में उन्होंने शामिल हुए हैं, 7 से अधिक जो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहुंचे, और दूसरे देशों के जो निर्वाचन आयुक्त रहे, जो चुनाव प्रणाली के जो हेड है, जो वहां पर चुनाव कराते हैं, वो 10 से अधिक देशों के रहे। तो इसमें जो आयोग मुझे लगता है कि एक अपना जो विचार है वो सबके सामने रखकर एक उस पर मंथन और चिंतन और उस पर एक विचारों का आदान प्रदान भी आगे करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े थे। वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे पश्चिम बंगाल में एक खास सुनवाई की चर्चा। देखते रहिए इस वक्त। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से।
देख रहे हैं इस वक्त। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और हमारी जो अगली खबर है वो पश्चिम बंगाल से है, जहां पर केंद्रीय योजनाओं में लूट को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो इसी से जुड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं में लूट को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट ने केंद्रीय योजनाओं के 2,29,000 करोड़ रुपए के मामले में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को लेकर दायर PIL पर सुनवाई शुरू कर दी है। अदालत ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और CAG को भी पार्टी बनाया है। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी ने CAG की रिपोर्ट के आधार पर ही सुनवाई की मांग की थी और राज्य में फ्लैगशिप स्कीम में लूट को लेकर अदालत का ध्यान आकृष्ट किया है। उधर प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है। 11 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के मौजूदा एप्लीकेंट में जांच टीम को मौके पर पात्रता की जांच करके रिपोर्ट देनी है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी जो TMC है उसने इस जांच पर ही सवाल उठा दिया है। बीजेपी का आरोप है कि TMC कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अधिकारियों ने गरीब लोगों का हक छीन लिया और अपात्र लोगों को योजना का लाभ दे दिया। तो ये पश्चिम बंगाल में लूट को लेकर ये सुनवाई चल रही है। हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, जिस तरह से ये मामला है तो बहुत दिनों से प्रकाश में, हमने देखा कि मनरेगा से लेकर के तमाम योजनाओं में, लेकिन अब जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसमें सुनवाई शुरू कर दी है तो अब लगता है कि ये मामला वहाँ पर पश्चिम बंगाल में बड़ा बनने वाला है, क्योंकि TMC वाले बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस मामले में कुछ निकल करके आए, जांच हो। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट ज़रूर इस मामले में जांच कराना चाहेगी जब उन्होंने संज्ञान लिया है और सुनवाई शुरू की है। बिल्कुल लालचंद, देखिए जब हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया तो हमको ये मानना पड़ेगा कि जो भी जांची का PIL फाइल किया गया है उसमें दम है बोल के ना हाईकोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है और आगे फिनेंस सेक्रेटरी और CAG को जोड़ने के लिए कहा गया है जो याचिका दायर किया है उन लोगों को। कहानी यह है कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हम बार बार हमारी इस प्रोग्राम में बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से, और कई दिनों से बाकी लोग भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पे जिसको हम हिंदी में रेवड़ी कहते हैं, हम यहाँ पे अंग्रेजी में पॉलिटिकल लैंग्वेज में डोल पॉलिटिक्स कहते हैं, उस डोल पॉलिटिक्स के बारे में हमने बार बार बात किए हैं। और आज जाके इस 2023 की जनवरी में पहुंच के सरकार की हालत इतनी बिगड़ी हुई है कि अस्पतालों की अकाउंट पे पैसा नहीं है, फिर स्कूलों की अकाउंट में पैसा नहीं है, कॉलेज की अकाउंट में पैसा नहीं है, तो किसी भी अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है, सिर्फ मेला और खेला के लिए पैसा है और किसी चीज के लिए पैसा नहीं है। और इतने जो खर्चा इतने दिनों में किया गया है वो किस तरह से किया गया है वो CAG ने अपने 2021-22 की रिपोर्ट में खुलासा किया है, जिसके आधार पर ये केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है 2,30,000 करोड़। अगर अभी ये कहे जाए कि जैसे पहले आरोप लगाया गया था बाकी लोगों की तरफ से, सिर्फ ममता बनर्जी की तरफ से नहीं, लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को मोदी जी ने अपने हाथों पे कर लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट को हाथों पे कर लिया, फिर बाकी जितने CBI को हाथों पे कर लिया, अभी ये CAG बाकी है। अब हो सकता है कि ये मामले के खिलाफ सरकार की तरफ से यह कहा जाएगा कि CAG को आप मुट्ठी में लिया गया, ये गलत आंकड़ा निकाला गया है। लेकिन यही सच्चाई है कि अभी मामला कोर्ट पे है तो मैं इसका कोई नतीजा कह नहीं सकता, लेकिन यही बताया जा रहा है कि आप जो पैसा पिछले 4-5 सालों तक अलग अलग खातों में आप लोगों को दिया गया है, आप छोटी सी बात है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दो, अगले की पैसा लो, लेकिन
ये 2,30,000 की कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। कम से कम सीएजी की रिपोर्ट में यही फाइंडिंग्स है जिसके आधार पर ये मामला है। अब पसंदीदा क्या, जिस तरह से पंचायत का चुनाव होने वाला है वहां पर, तो इसको लेकर के भी अगर इस मामले में बहुत कुछ आता है, जैसे हमने देखा कि पहले की जांच में कहीं नोटों का पहाड़ दिखा, कहीं कुछ और दिखा, ऐसा कुछ अगर आता है तो इसको लेकर के भी टीएमसी के मन में डर है कि कहीं पंचायत चुनाव में बड़ा नुकसान ना हो जाए इससे? बिल्कुल डर है, और डर है बोल के देखिए, फिलहाल तो हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा लालचंद जी आप भी इसका श्रेय लीजिए, मैं भी श्रेय लेता हूं और हमारी पूरी इस वक्त की टीम श्रेय ले कि अभी जो केंद्र की अलग अलग टीम को बंगाल में यहाँ पे देख क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचे हैं, तो हम लगातार इस स्टोरी के ऊपर फोकस किए हुए हैं, खासकर से जो PNAY है और बाकी जो चीजें हैं उसके ऊपर। तो इसका थोड़ा सा श्रेय हम भी ले लेते हैं। तो बात यह है कि इस जो अलग अलग टीम आए हुए हैं इसके कारण डरे हुए हैं तृणमूल कांग्रेस, और ऐसा हो रहा है कि ममता बनर्जी जो अपना दीदीर दूत बोल के एक प्रोजेक्ट लगाई थी कुछ 2 जनवरी को, तो ये दीदीर दूत बोल के जो तृणमूल कांग्रेस के लोग गांव में जाकर स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से वो लोग प्रदर्शन के सामने हर दिन हर जिले पे हर जगह पे जितने सारे सांसद विधायक नेता पहुंच रहे हैं, तो उनको गांव वालों की ये जो आप दिखा रहे हैं तस्वीर, इसी तरह से आज भी हो रहा है कई जिलों पे, जहां पे गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, और जो जहां केंद्र सरकार की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है वहां पे उन लोगों के सामने पहुंच के लोगों ने अपना जो आक्रोश है तृणमूल के खिलाफ वो प्रकाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक हम कह सकते हैं कि तृणमूल काफी पेचीदा स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो पेचीदा स्थिति है, और लगता है कि इस मामले में जैसे जैसे परतें खुलेंगी वैसे वैसे और बहुत कुछ सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। और अब हम चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान पर किस तरह से दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि आर्थिक संकट के भंवर में फंसे हुए पाकिस्तान में हो रहा है जबरदस्त सियासी बवाल। और ये सियासी बवाल हाल में क्या घटना है कि चुनाव आयोग की शिकायत पर पूर्व सूचना मंत्री और इमरान खान के सहयोगी फवाद चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपने समय में बड़े बड़बोले होते थे फवाद चौधरी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसके बाद कभी भी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इमरान खान को अयोग्य तो पहले ही घोषित कर लिया था और उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया था। तो ऐसे में इमरान की भी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। आर्थिक संकट की मार झेल रहे पाकिस्तान में मौजूदा सियासी बवाल ने हुकूमत के लिए दो तरफा संकट बढ़ा दिया है। पिछले ही हफ्ते की बात है, पाकिस्तान में लगातार 36 घंटे बिजली गुल रही। हालांकि बाद में इसको बहाल कर लेने का दावा किया गया। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में सभी कॉमर्शियल गतिविधि शाम 8 बजे के बाद बंद कर दी जाती है बिजली बचाने के लिए। दरअसल पाकिस्तान में गैस की आपूर्ति नहीं होने की वजह से कई थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए हैं। इस बीच कर्मचारियों के वेतन में भी हुकूमत ने 10% कटौती करने का आदेश दे दिया है, यानी कि पैसे की ज़बरदस्त कमी है। पाकिस्तान में आर्थिक गतिविधि ठप पड़ने से 60 लाख लोगों पर छंटनी की तलवार लटक रही है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष टैक्स बढ़ाने की शर्त पर कर्ज देने की तैयार है, लेकिन शहबाज शरीफ को 50% महंगाई वाले मुल्क में टैक्स और बढ़ाना खतरा नजर आता है। अमेरिका में भी एक विधेयक पर विचार चल रहा है, जिससे वो अब पाकिस्तान नेटो का सहयोगी देश नहीं रहेगा और आर्थिक और सामरिक मदद की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज अपने सबसे निचले स्तर पर है और स्टेट बैंक ने भुगतान संकट बताते हुए आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपया भी गर्त में जाता जा रहा है। आज तो $1 के मुकाबले पाकिस्तान का 243 करीब 250 रुपये पहुँच गया है। पाकिस्तान को अभी बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए $30 अरब के विदेशी कर्ज की ज़रूरत, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। विनोद जी, पाकिस्तान लगता है कि आर्थिक संकट में तो फंसा ही था,
लेकिन क्या आर्थिक संकट में भी जो इस तरह की राजनीतिक, अब फवाद चौधरी हालांकि बड़े बोले थे जिस समय इमरान खान की सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी क्या कहती है? क्या इमरान खान को भी जेल की खिचड़ी मिल सकती है, जेल की सजा उन्हें भी हो सकती है? लाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि आपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि ये कल की ही बात है कि कल शाम में जैसे ही ये अफवाह के एक तरह से चली कि इमरान खान की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उनके कार्यकर्ताओं ने उनके आवास को पूरे चारों बगल से घेर लिया था और ये हजारों की जो लोगों की जो भीड़ थी वो चारों बगल वहाँ पे जमा हो गई थी। लेकिन उसके बदले में हुआ ये कि सुबह सुबह में उसके जो फवाद चौधरी है, इमरान खान के काफ़ी करीबी रहे हैं और वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं उनके सरकार में, और उनको सुबह सुबह उठा लिया है। तो उसको पुलिस ने इस तरह से उनको ये जब्ती, अभी तक वो मांग रहे थे कि हमारे पास अगर कोई आपके पास वारंट है हमारे गिरफ्तारी का तो वो भी दो, तो वो भी शायद पुलिस ने उनको नहीं दिया उस समय में। उनको ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन की एक शिकायत है, जिस शिकायत में कहा गया है कि आपने किसी अधिकारी को धमकाया है, और उस धमकाने के आरोप में वहाँ के जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनको उठा लिया गया और वहाँ लाहौर से उनको इस्लामाबाद ले जाया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये इतनी अफरा तफरी में पॉलिटिकल लीडर्स की गिरफ्तारी का मतलब क्या होता है? तो सीधी सी बात है कि जो पाकिस्तान की अव्यवस्था में फैली है, जो 36 घंटे का बिजली गुल था और लोग जो इस तरह से त्राहिमाम कर रहे थे, सारे इंडस्ट्री बंद हो गए हैं, जिस तरह की आर्थिक स्थिति है, लोग देखिए घंटों दिन भर आटे का एक बोरी के लिए लाइन लगाए हुए हैं। तो ये मौका इमरान खान को सूट कर रहा है। इमरान खान, जबकि ये जानते हैं कि ये सारी विफलता की जो है वो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि 4 साल की हुकूमत में उन्होंने पाकिस्तान को इस कगार पे पहुंचाया हुआ है, लेकिन वो इसमें अपना एक मौका देखते हैं और इस मौका को देखने के कारण में वो अभी मार्च के लूप में निकल रहे हैं, वो अलग अलग जगह में लोगों को जमा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान गृह युद्ध से जाने से पहले कम से कम हुकूमत को इतनी अकल आई है कि कम से कम इन लीडरों को वो एक तरह से मुंह बंद कर देना चाहती है, और यही सिलसिले में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये तो हुआ कि चलिए ठीक है, आप अपने राजनीतिक विरोधी का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो आर्थिक संकट जिस तरह भंवर में फंस चुका है पाकिस्तान, कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा, इसका कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है विनोद जी? देखिए, ये स्थिति के जो लोग अभी जो कई अर्थशास्त्री हैं जो बार बार इस बात को एक श्रीलंका के साथ कंपैरिजन करते हैं और पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक संकट को देखते हुए बताते हैं कि इसका हाल श्रीलंका की तरह होने वाला है और वो गृह युद्ध होगा। हमें लगता है लाल जी, जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस अगर आपने देखा है इन चीज़ों को, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, श्रीलंका नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान बनने वाला है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ तहरीक तालिबान के लोग सक्रिय हैं और जिस तरह वहाँ आतंकवादी गतिविधि बढ़ी है, और एक तरह से आप देखिए कि पख्तूनख्वा से लेके स्वात वैली तक में पूरे जो रीजन है, उस रीजन में कम से कम तहरीक तालिबान ने अपने एक तरह से अपने एक कब्जा बना लिया है। तो इस स्थिति में अगर आर्थिक स्थिति के रूप में अगर गृह युद्ध वहाँ का स्थिति बनती है, तो वो श्रीलंका जैसे स्थिति नहीं बनेगी, उसकी अफगानिस्तान जैसी स्थिति बनेगी कि वही आतंकी संगठन जो है वो किसी न रूप से उस पर काबिज होते हुए दिखेंगे। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पाकिस्तान के पास उपाय क्या है? अभी उनके जितने मित्र देश हैं, चाहे वो सऊदी हो, गल्फ कंट्री हो, चाइना हो, सबने एक शर्त रखा है उसके सामने में कि आप IMF से अपना पैकेज लीजिए, IMF का जो कंडीशन है उसको पूरा कीजिए, उसके बाद ही हम किसी तरह का दूसरा लोन आपके लिए मुहैया करा सकते हैं। और हालत ये है कि अगर 25% आज की तारीख में 25% वहाँ का फिस्कल रेट है, तो 25% के फिस्कल रेट वाले मुल्क में अगर वहाँ पे टैक्स बढ़ाया जाता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि महंगाई का दर किस तरह का होगा और किस तरह से लोगों में अभी जो 150 रुपये 200 रुपये किलो वहाँ पे एक चावल का और दाल के लिए तो बाजार से गायब हो गया है। इस हालत में अगर लोगों को इस टैक्स के बदले में और पैसा देना पड़े तो वहाँ की स्थिति क्या होगी? तो शहबाज शरीफ के सामने में सबसे बड़ी चुनौती है अपने हुकूमत को बचाना, और हुकूमत के बचाने के लिए वो IMF की शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिस कारण IMF ने आज के दिन भी उन्होंने पाकिस्तान को किसी तरह से लोन देने से मना कर दिया है। IMF के लोन देने के कारण जो है, ना देने के कारण वर्ल्ड बैंक ने उसको जो अभी एक पैकेज देना था वो भी मना कर दिया है। तो ये स्थिति बहुत भयावह स्थिति है, बिल्कुल, और इस भयावह स्थिति से निकलना शायद पाकिस्तान के लिए अभी मुश्किल है। निखिल, एक कहावत है, बुरे काम का बुरा नतीजा तो बुरा हो रहा है, फिर भी हमारी शुभकामनाएं कि पाकिस्तान पटरी पर लौटे, क्योंकि हमारा पड़ोसी है, पटरी पर लौटे, यही शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के हमारे इस वक्त कार्यक्रम में
जाने से पहले हम आपको देश के वीडियो को लेकर छोड़ जाते हैं। जल है तो कल है, यह हम सब ने सुना है। हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाने का जो सपना है वो भारत में लगातार पूरा हो रहा है। तो जल है तो कल है, हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाने का सपना पूरा हो रहा है। देखते रहिए, इस वीडियो को देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।